गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ सजोश। चलो ऑडियो का वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या। तो कल हमने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की शुरुआत करी थी और चार्ज ऑफ जीएसटी में सर अभी तक हमने ये देखा था। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर हमें ये बताता है कि आखिरकार जीएसटी का जो पैसा है वो कौन पे करेगा। सप्लायर पे करेगा, रेसिपेंट पे करेगा, या सप्लायर और रेसिपेंट को छोड़ के कोई थर्ड पर्सन आएगा, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा जो जीएसटी का अमाउंट पे करेगा। सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 बात करता था मैक्सिमम रेट की। तो सर जो मैक्सिमम रेट है वो सी जीएसटी में है 20%, आई जीएसटी में है कितना 40%। मैक्सिमम रेट का मतलब क्या होता है कि सरकार कल को चाहे तो मैक्सिमम 40% तक जीएसटी ले सकती है, पर अभी नोटिफाइड रेट कितना है सर 28%। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए मैक्सिमम रेट तो 40%, 20 सी जीएसटी और 20 एस जीएसटी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी की बात नहीं होगी और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे अभी तो नहीं होगी, पर जब काउंसिल रिकमेंड कर देगा तब उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी। फिर सर हमने शुरुआत करी थी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 की। 9(3) बोलता है वो कौन कौन सी सर्विसेज है जहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सर गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ किसका रिवर्स चार्ज है? सर्विस का रिवर्स चार्ज। बहुत बढ़िया सर। रिवर्स चार्ज में दो बातें, एक तो 12% का रेट और दूसरा 5% का रेट। अगर आपने 12% वाला रेट चूज करा है तो जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा और जो सामने वाला रेसिपेंट है वो आईटीसी भी ले लेगा। अगर आपने 5% वाला ऑप्शन चूज करा है तो सर बाय डिफॉल्ट 5% का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जीटीए को कोई टैक्स नहीं पे करना है, सामने वाला जीटीए का टैक्स पे करेगा। पर सर 5% में एक और स्पेशल ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो 5% में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी ले सकते हो, बस आपको एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दूसरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हमारा जीटीए कोई भी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में चाहे कोई भी जीटीए हो, दैट इज एग्जेप्ट। मतलब कहां एग्जम्पशन मिली हुई है? सर एग्जम्पशन मिली हुई है एक तो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और एक अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक और चीज, अगर जीटीए गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो वहां पे भी क्या है सर? एग्जम्पशन। तो ऐसे इंटरलिंक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कहां कहां एग्जम्पशन है सर? एक तो है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल में, एक है हमारा कहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन सा कैजुअल? सर जो अनरजिस्टर्ड है वाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं। और अगर जीटीए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन तो लेके रखा है पर एज अ टीडीएस डिडक्टर, वहां पे भी क्या मिल जाएगी सर? एग्जम्पशन मिल जाएगी। सर क्या सामने वाले को आईटीसी मिलेगी? हाँ सर, सामने वाले को आईटीसी मिलेगी। सामने वाले के केस में कोई दिक्कत नहीं है। खुद जीटीए 12% वाले में आईटीसी ले सकता है और 5% वाले में जीटीए को आईटीसी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, रुक जाओ। अगर सर हमारा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, कौन है? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में जीएसटी तो पक्का पक्का लगेगा। अब यहां तो जीटीए भर दे या तो सामने वाला रेसिपिएंट भर दे। अगर जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन चूज करा है तो सर फिर जीटीए भर देगा। अगर जीटीए ने 5% में एफसीएम लेके रखा है तो भी कौन भर देगा? जीटीए भर देगा। और अगर जीटीए ने 5% में आरसीएम ऑप्शन लिया है तो कौन भरेगा? सामने वाला भरेगा। सर दोनों ही पार्टी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड,
ये एग्जेम्प्ट नहीं है, दोनों ही अनरजिस्टर्ड, पर जो रेसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है। अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है तो जीएसटी लग के रहेगा और इस रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि सर आरसीएम में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो इधर अगर दोनों यूआरडी है क्या जीएसटी लगेगा? हाँ सर लगेगा, और इस रेसिपिएंट को क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओनली फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, रुक जाओ अभी, 2-3 क्वेश्चन है, देखें आप सही बता पा रहे हो या नहीं। थोड़ा सा टफ कर दूं? पक्का? थोड़ा एग्जामिशन चैप्टर भी याद होना चाहिए। चलो भाई, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई? कितने अमाउंट पे जीएसटी देना रहेगा? क्या सर पहले वाले पे देना है या एग्जाम? दूसरे वाले पे? दूसरे वाला भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि डोरेमोन वाले गुड्स अगर जीटीए और रेलवे से जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट। अच्छा, डोरेमोन में सर मिल्क आता था, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, डिफेंस इक्विपमेंट, ध्यान है क्या आपको डोरेमोन वाले गुड्स? तो ये भी क्या? और सर रजिस्टर्ड सीटीपी है ना, टैक्सेबल। अच्छा टैक्सेबल तो है, पर क्या आरसीएम लगेगा? अरे क्यों लगेगा आरसीएम जब खुद ये 12% में रजिस्टर्ड है? इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बताए कितनी आएगी? 2000। और जब ये बिल बनाएगा तो इस 2000 पे इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द रेट 12%। कितना होता है यार? ठीक है राजा, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अब देखो तुम्हें लॉजिकली बताना, ये जीटी है, ठीक है, अगर आपको बोलता लॉ बनाने के लिए ये जीटी है, और यहाँ पे कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। सर अगर सरकार इसको एग्जिम्ट ना करके क्या कर देती? टैक्स। तो भाई एक बात बताओ, तो फिर ये 12% वाला जो ऑप्शन लिया वो तो पागल हुआ। फिर ये बोलेगा भाई अपने को तो लेना ही नहीं इससे गुड्स, क्यों लेगा ये फिर इससे गुड्स? और सर एक बात बताओ, जब ये भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, जीटीए को हमने खुद ऑप्शन देके रखा है कि आपका टैक्स सामने वाला पे करे, तो इस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस केस में सरकार ने इधर ये टैक्सेबल नहीं करा, इधर क्या कर दिया? ठीक है, बोलो पक्का? पक्का? चलो देखते हैं और आपका दिमाग कितना चल रहा है। यहाँ पे है साहिल सर, यहाँ पे है पेस। ठीक है, पेस ने बोला कि सर आपकी ट्रक का बहुत नाम सुना है, हाँ धन्नो की ट्रक है सर आपकी, हमारी बुकें पहुंचा दो, बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि बुकें टाइम पे नहीं आती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों ने बोला कि सर बुकें नहीं आती, तो ये सर की गाड़ी है। सर आप कौन हो? मैं जीटी हूँ। ठीक है,
मैंने ऑप्शन लेके रखा है कौन सा, 5%। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है और पेज से अपन ले रहे हैं 50,000। घर घर जाएंगे अपन किताबें पहुंचाने, ठीक है। और ये गाड़ी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अरे वो गाड़ी वाला, चल ठीक है। ये गई गाड़ी, और गाड़ी अपनी इधर उधर घूम ली, पूरी घूम ली, ठीक है। बिलिंग की बात आई है। अब बिलिंग की बात आई है तो मुझे एक बात बताओ, कितने का बिल साहिल सर बना के दें? सप्लायर हूँ सर, आप सप्लायर और पेस कौन, रेसिपिएंट। कितने का बिल बनाओ? फिर जीएसटी, तो जीएसटी नहीं लगाएं क्या? सर जब आप बिल बनाओगे आप तो चुपचाप कितने का बनाओ, 50। ये जो पेस है ना सर, पेस आरसीएम में पे करेगा, अरे भरोसा रखो करेगा, ठीक है। तो सर ये जो पेस है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देना है, 5%। कौन से लेजर से? मतलब क्या क्रेडिट यूज कर सकते हैं? नहीं सर, अरे क्रेडिट का ही क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, तो 5% निकालो यार, कितना होगा? कितना? 2,500। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेस ने कितना दे दिया, 2,500। अच्छा, पेस आईटीसी कितना ले लेगा? ब्लू क्लास डन है क्या? सर व्हाट इफ दोनों अनरजिस्टर्ड है? हम बोलेंगे पेस इतनी बड़ी बिल्डिंग खोल ली, कंपनी बना दी, हमको ये बात निगल नहीं पा रही कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तुम ही सोचो अगर पेस नया नया भी होता और एक बच्चा भी नहीं होता, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, हम बोलेंगे देखो यार पेस, नो मैटर व्हाट, आपको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आरसीएम में क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या ये एग्जम्प्ट है? नहीं सर, ये एग्जम्प्ट नहीं है। तो अगर दोनों भी अनरजिस्टर्ड होते तो सेम ट्रीटमेंट होता जैसा हमने ऊपर करा, ठीक है। सर एक बात बताओ, यहां पे जीटीए है और वापस से पेस, साहिल सर ने 50,000 वाला ऑप्शन तो लिया है, पर सर ने बोला भाई हम खुद ही काबिल हैं पे करने के लिए, ठीक है। हम खुद ही काबिल हैं पे करने के लिए, हम हमारा टैक्स कोई दूसरा क्यों पे करे, हम ही पे कर देंगे, हमको वैसे भी पेस पे भरोसा नहीं है, है ना। वो एक था ना यार, सोनू तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, क्या तो बस हमको वैसे ही पेस पे भरोसा नहीं है, तो हमने 5% तो लिया है। बस 5% में कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज। तो जब मैं अब बिल बनाऊंगा, तो सर अब बिल बनाऊंगा तो पेज से कितना लूंगा? अब जीटीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देके आएगा, और पेज कितना आईटीसी ले लेगा? आईटीसी लेगा ना पेज तो, क्योंकि उसके लिए तो इनपुट है ना ये जीटीए की सर्विस, ठीक है। क्या? तो भाई पेज अनरजिस्टर्ड है पर अपन तो रजिस्टर्ड है ना। पेज अनरजिस्टर्ड है, उससे हमको क्या लेना देना, पेज तो कॉर्पोरेट है। बहुत बढ़िया, इसने बोला सर व्हाट इफ पेज इज अनरजिस्टर्ड, पेज का कोई जीएसटी नंबर नहीं है। भाई मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना, तो बढ़िया है, फिर तो वापस से बिल कितने का ही बनेगा, 50,000 और 2,500, कितना, 52,500। अच्छा पेस को आईटीसी मिलेगी, अरे ओरे पेस पहले रजिस्ट्रेशन करा राजा बेटा, पहले रजिस्ट्रेशन करा, फिर तो तेरे को क्या मिलेगी, आईटीसी, ठीक है। एक और बोलो सर, इसी केस में अगर पेस एक इंडिविजुअल, पेस नहीं एक प्रेरक त्रिवेदी सर होते, इस पे भी हंस रहे हो तुम, है ना। हद है हद। सर पेस सर्विसेज नहीं ले रहे, कौन सर्विसेज ले रहा है, प्रेरक सर अपने इंडिविजुअल नाम पे सर्विसेज ले रहे हैं, तो क्या इस केस में क्या होगा? सर इस केस में तो जीएसटी, बोलो आप कहीं से भी घुमा दो बन जाएगा क्या, पक्का? पक्का, चलो ठीक है।
बताओ। अच्छा जी, क्यों यार, ये तो अनरजिस्टर्ड है सर। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर ये तो पक्की बात है, जीएसटी लगेगा और इस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी में क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और आरसीएम बेसिस पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का जीटीए में गड़बड़ अब तो नहीं होगी ना? ठीक है, तो सर हमारा जीटीए का पॉइंट खत्म हुआ। ये दोनों पॉइंट अभी होल्ड में रखना। ठीक है, मैं बताऊंगा ये दोनों पॉइंट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एडवोकेट, वाओ सर, एडवोकेट बहुत कपिल सिब्बल जी, राम जेठमलानी जी, दो एडवोकेट होते हैं, जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। सर क्या फर्क होता है जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में? देखो, जैसे वी हैव एसीए एफसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एडवोकेट की दुनिया में ये नहीं होता। एडवोकेट की दुनिया में होता है आपका सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट। कुछ सालों के बाद अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपने कुछ अच्छे काम करे हैं, तो आपको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा एज अ सीनियर एडवोकेट। सर सबको सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलता है? ऐसा नहीं है। जैसे हमारी कोचिंग पे हैं एक ओझा सर, तो मेरे को कोई भी डाउट होता है, मैं तो भाई डायरेक्टली अपना एडवोकेट आया, मैंने बोला सर समझ नहीं आ रहा है सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट, मैंने बहुत लॉ पढ़ लिया समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला बताओ भाई, आप तो 25 साल से इस फील्ड में, बताओ। बोले सर देखो क्या होता है ना, हमको बहुत बार फ्री प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ना ये फ्री प्रैक्टिस, बोले जनता की भलाई के लिए कुछ काम फ्री में भी करने पड़ते हैं। बोले यार हम सीए तो ऐसा नहीं करते यार, हम तो हर इंसान से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो मैंने बोला तुम पागल वागल हो, कुछ लिखवाया है कि फ्री में काम करवा रहे हो? बोले सर ऐसा नहीं है, ये जो भी हम फ्री में काम करते हैं ना, ये सब लिस्ट मेंटेन होती है। कुछ टाइम के बाद हमको हाई कोर्ट एक दर्जा देती है, काय का? सीनियर एडवोकेट का। तो मैंने बोला भाई सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट में फायदा नुकसान क्या? तो उन्होंने बोला देखो, ये जो जूनियर एडवोकेट है ना, इसको कोई भी केस फाइल करना है तो पहले वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा। वकालतनामा मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर एग्जाम्पल साहिल सर को कोई केस कराना है, तो अगर जूनियर एडवोकेट है तो पहले मुझे जूनियर एडवोकेट को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो केस लड़ सकता है। ये बड़े लोगों का ऐसा नहीं है। सीनियर एडवोकेट कैन फाइल द केस विदाउट, मतलब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी सीनियर एडवोकेट के पास पावर है कि वो आपके बिहाफ पे केस लड़ सकता है। जितने भी बड़े बड़े मैटर्स होते हैं वो कौन? सीनियर। सीनियर एडवोकेट कभी भी क्लाइंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो है ना, ये राम जेठमलानी कपिल सिब्बल जी, करोड़ों रुपए, पर ये डायरेक्टली कोई भी क्लाइंट इनके पास नहीं जा सकता। क्लाइंट जूनियर एडवोकेट के पास ही जाएगा, फिर जूनियर जाएगा किसके पास? सीनियर के पास। औकात है भाई, ऐसे थोड़ी ये कल चला गया भाई राम जेठमलानी आई एम हियर, केस लड़ना है मेरे पास 100, भाई तुम्हारे पास 100 करोड़ 1000 करोड़, तुमको आना है तो किसके थ्रू आना है? जूनियर एडवोकेट के थ्रू आना है। देखो पहले प्रेरक सर भी ऐसे ही करते थे, कोई भी उनके डायरेक्टर केबिन में घुस जाता था, फिर प्रेरक सर ने बोला यार अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे यार गलत बोल रहा हूं मैं। फिर अब प्रेरक सर ने बोला भाई दो मैनेजर है जूनियर, वो जूनियर एडवोकेट है, साहिल सर बात करनी है आपको, पहले किसके थ्रू आओगे? अपनी बात पहुंचाओ किसको? जूनियर को। जूनियर मैनेजर को बात पहुंचाओगे, फिर जूनियर मैनेजर प्रेरक सर को बात पहुंचाएगा, अगर प्रेरक सर को लगेगा तो बातें होगी। बस वैसे ही है। तो अगर कोई भी केस लड़ना है, क्या डायरेक्ट चले जाएं सीनियर के पास? नहीं सर, आप किसके पास जाओगे? जूनियर। फिर अगर बहुत पेचीदा मामला है तो जूनियर बोलेगा किसको? सीनियर। बोलो सीनियर जूनियर क्लियर है क्या? पक्का? अब सुनो ध्यान से, पूरा मैं एग्जाम्शन से भी लिंक कर रहा हूं, एग्जाम्शन भी आएगा और सीनियर जूनियर सब आएगा। सर अगर एक एडवोकेट इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है फॉर पर्सनल यूज, कौन सा यूज है भाई? पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या नाम है आपका? रचित।
ये जो रचित है ना राजा, रचित को एक लड़की से प्यार है, कोई नाम बोलो यार। रचना। ठीक है। अरे हैशटैग रेहाना, वाओ, ये तो बढ़िया बन गया यार। हैशटैग क्या? रेहाना। बेटा प्यार इनका बहुत ही गहरा है। अब मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में। बस एक दिक्कत है, रचित बेचारा बिजी रहता है इंटर की क्लास में, तो समय नहीं दे पाता है किसको, रचना को। तो ये लेट जा रहा था रोज रोज। तो एक दिन रचना मैडम ने रचित पे हाथ उठाया, ऐसा खतरनाक। रचित की कुछ एथिक्स है, इसने तो हाथ मत नहीं उठाया। इसको बहुत गुस्सा है, रोना भी इसने शुरू करा। इसने सोचा अगले दिन नहीं होगा। अगले दिन वापस से खतौड़ सर की 7 बजे तक क्लास से, उन्होंने बोला मैं आधा घंटा और पढ़ाऊंगा, इसको लगा आज और पढ़ेगा। फिर 7:30 बज गई। ये बेचारा बोले कि यार मैं क्या करूं, सुनती ही नहीं है फैकल्टी, जब मन चाहे तब आते, जब मन चाहे तब छोड़ते, हम बोले तो बोले क्या। फिर वापस से तट्ट पड़ा। इसने बोला यार अब सेल्फ रिस्पेक्ट से बात आगे जा रही। ये गया किसके पास? मेरे पास। ठीक है। साहिल सर कौन है? एडवोकेट। अब देखो यार, ये इंडिविजुअल है, ये केस लेके आया, बोले सर मेरी बीवी मेरे को मारती। अरे ये बोल रहे रियल स्टोरी, तो बोल रहे सर मेरी बीवी मेरे को मारती। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अपन लीगल नोटिस भेजते। क्या मैं फ्री में काम करूंगा? बेटा फ्री तो भूल ही जाना। कितना? मैंने बोला देखो 50,000 रुपए लगेंगे, अभी केस वेस फाइल करना है। सर अब जीएसटी कौन दे? एडवोकेट से सरकार ले नहीं सकती। सरकार बोलेगी भाई अगर हम एडवोकेट से लेंगे ये तो हमको लॉ में घुमा देंगे। उस बेचारी की बीवी उसको पहले ही मारती है। अब हम बोले राजा आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन करा के क्या दो? जीएसटी भाई ये कल पे यहीं से कूदेगा, और वहां पे खत में लिखेगा भी सही, सुसाइड नोट, हैशटैग प्रवीण खातोड़ सर, हैशटैग साहिल सर, इन्होंने क्लास लेट छोड़ी, हैशटैग जीएसटी डिपार्टमेंट, आरसीएम लगाने मेरे पे। तो इन्होंने बोला ठीक है यार, इसको क्या कर दो यार। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। इसके बाद ये जैसे ही गया, दूसरा ग्राहक आया। कस्टमर की कमी नहीं है, बहुत बड़ा नाम है अपना। दूसरा ग्राहक आया, ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ हाँ तुम्हारा ही, अंकुश। अंकुश स्टोर नाम का रेस्टोरेंट है। ठीक है। अब गलती क्या हो गई ना, अंकुश स्टोर रेस्टोरेंट, इन्होंने जैसे ही बर्गर बनाया, अब इनको भी मालूम नहीं था बर्गर में आई क्या, छिपकली। ये कस्टमर को बोल रहे हैं सर ऑर्गेनिक छिपकली है, खा सकते हैं। कस्टमर बोल रहा है सर हमको तो मत बनाओ। इसने बेचारे ने अभी नई नई शॉप खोली है। ठीक है। अभी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो सर इसका टर्नओवर कितना था? 0। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने अभी न्यू शॉप खोली है, क्योंकि इसका मन नहीं था सीए करने का, इसका तो मन यही था कि लोगों को चिपकली खिला खिला के। अब सर एक बात बताओ, एडवोकेट सब क्या ये भी आया? सर ये तो बिजनेस है, ये कोई पर्सनल थोड़ी है। हाँ ये बिजनेस है, पर इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 0 है। इसका मतलब यार ये तो नया नया धंधा खुला है ना बेचारे ने। तो अगर एडवोकेट के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10-20 लाख रुपए तक है, सर आप 40 क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि एडवोकेट इज अ सर्विस, और सर्विस में तो 40 की बात नहीं होती है। अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तो 10 लाख, और फिर सर और दूसरी जितनी भी स्टेट्स है वहां पे कितनी? 20 लाख। अगर टर्नओवर 10 लाख 20 लाख तक सीमित है, तो हमने बोला इसको भी क्या कर दो। मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड यूज करेगा। अगर ये रजिस्टर्ड भी है, अगर ये रजिस्टर्ड भी है तो भी क्या, अगर ये करंट ईयर में तो भी एग्जिप्ट। मतलब क्या रजिस्ट्रेशन करा के क्या पाप कर दिया क्या? भाई जब लॉ बना है तो सबके लिए सेम। सर अंकुश के बाद ग्राहकों की कमी नहीं, ये भी गया, इसको भी बोल दिया कि भाई आप भी कितने दे देना, 50,000।
और इस पे भी आपका जीएसटी क्या, एग्जाम, ठीक है। उसके बाद मैडम आई, मैडम आपका नाम हर्षिता, हर्षिता ब्यूटी पार्लर, ठीक है। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, ये तो मैडम की सिंप्लिसिटी है कि मैडम ने आपका टर्नओवर नहीं बताया। बहुत बड़ा काम है इनका, बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है इनका। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था कितना, 80 लाख। करंट फाइनेंशियल ईयर भी इनका बढ़िया चल रहा है, टर्नओवर बढ़िया चल रहा है। ये भी आई, मैंने बोला क्या हो गया मैडम, आपका तो बहुत नाम है। बोले सर कुछ नहीं, एक लड़की का मेकअप करा था, असलियत सबके सामने आ गई। अब असलियत सर सबके सामने आ गई तो अब सर वो केस कर रही है कि आपके जो पाउडर है उसमें कोई कमी है। अब सर पाउडर में कोई कमी नहीं है, लड़के की शक्ल ही ऐसी थी। बोला यार केस तो बड़ा पेचीदा है। सर एक बात बताओ, मैंने बोला मैडम चाय कॉफी इन दोनों से तो क्या ही पूछना, ये तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल, पर मैडम से तो पूछना पड़े, बड़ा कस्टमर आया। तो मैंने बोला मैडम कितनी फीस है, 50,000। अब बात चली सर जीएसटी की। मैंने बोला भाई जीएसटी एडवोकेट तो देगा नहीं। एडवोकेट कहां से देगा सर, एडवोकेट तो लॉ घुमा देगा। पर वहीं पे मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मैडम हम भी आपके ब्यूटी पार्लर में आए थे, इस बार मैडम 400 पार, इस बार मैडम सरकार 400 पार की बनेगी, मैडम आपका टर्नओवर तो देखो। मैडम 80 लाख का टर्नओवर, इसका मतलब मैडम आप तो बहुत अमीर हो। बोले हाँ हाँ अमीर है। मैडम आपका तो जीएसटी नंबर भी होगा। हाँ है ना जीएसटी नंबर, क्योंकि 20 लाख से तो ज्यादा ही है। तो मैडम जी आप आरसीएम में क्या दे दो, टैक्स। मैडम ने बोला साहिल सर से मांगो, ये केस कर देते हमारे पे, एडवोकेट से कैसे मांगे, 400 पार की सरकार बनानी है या नहीं। सही मैडम को बात समझ में आई, मैडम को लगा यार साहिल सर से तो ले नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो क्या कर देंगे, केस कर देंगे, ये लॉ में ही घुमा देंगे। तो मैडम से जीएसटी तो लगेगा, पर कौन से बेसिस पे, आरसीएम। बोलो बात क्लियर है। तो यार मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बोलता हूँ बनना है तो डॉक्टर बन जाओ या एडवोकेट बन जाओ। डॉक्टर फीस पे नो जीएसटी, वहां पे तो एग्जेम्प्ट है। और क्या लुटेरे रहते हैं यार, अभी कल परसों ही बता रहा हूँ, मेरी नानी एडमिट हुई थी। अब अपन हर जगह जाते हैं ना, अपने को वीडियो बनाने की सूझती है। मैंने निकाला मोबाइल, अब मैं सोच रहा था चलो हॉस्पिटल आए हैं तो वीडियो बनाते हैं। अब जैसे ही मैंने सोचा वहां से कोई आई नर्स, बोले सर दिस इज, मैंने बोला ठीक है ठीक है। तो अभी आईसीयू में 7 दिन हुए। कितने दिन हुए हैं, 7 दिन। 7 दिन में जब 2 दिन आईसीयू में, तो वैसे मैंने पूछा मामा से कितना क्या, बोले 50,000 रुपए एक दिन आईसीयू वार्ड का। 50,000 रुपए एक दिन किसका, आईसीयू वार्ड का। 2 दिन के हो गए कितने, 1 लाख। और 5 दिन मैंने पूछा मामा फिर रूम, बोले भाई इनके 2 रूम थे, एक रूम था 7,000 वाला। तो मैंने बोला मामा भाई मिडिल क्लास फैमिली 7,000 के रूम में नहीं। उन्होंने बोला भाई ये छोटा सा रूम है, इसका रेट है 2,000। तो बोला यार मामा जीएसटी। तो फिर मामा ने बोला वो तू बता। बोला देखो मामा जो आईसीयू है ना, उस पे तो भले 50,000 का ले ले, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। और मामा क्योंकि आपने जो रूम लिया है वो 5,000 से कम लिया है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं हो, ठीक है। तो बनना है तो डॉक्टर बनो या एडवोकेट बनो, क्योंकि सीए लोगों पे तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। बोलो एग्जम्पशन क्लियर हो गई क्या, पक्का। अब एक और चीज बता रहा हूं, नॉट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। ये जो नीचे है वो सिर्फ ज्ञान है, और ये ज्ञान सिर्फ दूसरों को चिपकाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बस ये ज्ञान है, इसको ज्ञान की तरह ही सुनना, ठीक है। चलो सर ये क्या ज्ञान है, एक है जूनियर एडवोकेट, चल जाए यार। हाँ यहाँ पे हमारा बिजनेस, ये बिजनेस एंटिटी कहाँ जाएगा, जूनियर। मामला बहुत ही पेचीदा है, समझ ही नहीं आ रहा है जूनियर को। जूनियर को लग रहा है यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी किताबें पढ़ ली। तो जूनियर ने सोचा क्यों ना हम सीनियर से क्या करें, कंसल्ट करें। अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है, तो भी वो सरकार ने एग्जेम्प्ट करके रखी है। पर सरकार बोल रही है यार तुम तो सीनियर एडवोकेट हो, राम जेठमलानी थोड़ी तो शर्म करो।
2-2 करोड़ रुपए फीस चार्ज कर रहे हो। कपिल सिब्बल सर 50-50 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हो। थोड़ा यार, थोड़ा सा जीएसटी तो दो यार। और तुम तो देश के अच्छे खासे व्यक्ति हो। तो हमने बोला देखो, अगर जूनियर सर्विसेज दे रहा है सीनियर एडवोकेट को या जूनियर एडवोकेट को, तो हम कर देते हैं क्या, एग्जाम। पर अगर सीनियर सर्विसेज दे रहा है किसको, जूनियर को, तो सर ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये आज भी क्या है। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कौन पे करेगा, सीनियर एडवोकेट पे करेगा। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये जो बिजनेस एंटिटी है, ये बिजनेस एंटिटी के केस में क्या होगा, एज्यूमिंग कि इसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में बिजनेस एंटिटी किस पे करेगी, आरसी। अब एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बताना, क्या एडवाइस दोगे कि ये सीनियर एडवोकेट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से बच जाए। वापस से सुनो, सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर को सर्विसेज देता है, दिस इज टैक्सेबल। और कौन से मैकेनिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज। अगर जूनियर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा है, तो सर क्या लगेगा, आरसीएम। आपके पास सीनियर एडवोकेट आया और आपसे बोला सर ये तो लॉ में तो लिखा हुआ है, पर चार्टेड अकाउंटेंट साहब बहुत सुना है आपके बारे में, कुछ तो ऐसा एडवाइस दो कि यार मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़े। पता है क्या, हम बोलेंगे काम करो, बिजनेस एंटिटी तुम पैसे किसको दो, जूनियर, और बिजनेस एंटिटी तुम ही पैसे किसको दो, सीनियर। क्यों तुमको 2-2 ट्रांजैक्शंस करने कि पहले बिजनेस एंटिटी जूनियर को दे फिर किसको दे, सीनियर को। तो बिजनेस एंटिटी तुम डायरेक्टली 2 बार पैसे दो, एक बार जूनियर एडवोकेट को और एक बार सीनियर। अच्छा, इसका मतलब है बिजनेस एंटिटी को आरसीएम देना पड़ेगा कितनी बार, पर इससे बच कौन जाएगा, सीनियर एडवोकेट। ठीक है, बोलो ज्ञान की बात आपको समझ में आई क्या, बस ये चिपकाने के लिए है। किसी को आपको चिपकाना हो जीएसटी का ज्ञान, तो आप सिर्फ उससे ये पूछ लेना कि भाई सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट या नहीं। अगर सर जूनियर दूसरे जूनियर को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। सिर्फ केस कहां पे, ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का। तो सर देखो ना यार, सप्लायर एंड इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर और अ फर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विसेज दे रहे हैं, एनी बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मैंने इसको एग्जम्पशन चैप्टर से इंटरलिंक करा है। ठीक है, पूरा किससे इंटरलिंक करा है मैंने, एग्जम्पशन। ठीक है सर, लीगल सर्विसेज मतलब एडवाइस कंसल्टेंसी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चार्टेड अकाउंटेंट भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट तक नहीं जा सकते। इसलिए चार्टेड अकाउंटेंट्स आजकल एलएलबी की भी डिग्री को ऑप्ट इन करते हैं, क्योंकि अगर केस बहुत ही पेचीदा है तो हमें क्लाइंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए। ठीक है सर, वैसा ही है हमारा कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर हमने तो पढ़ा था स्केड्यूल नंबर 3 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी सर्विसेज पे तो सर जीएसटी की बात होती ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्केड्यूल नंबर 3 से आउट होते हैं। हमेशा याद रखना, स्केड्यूल 3 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आईटी, एटी और सारे ट्रिब्यूनल है, पर स्केड्यूल नंबर 3 में कौन सा ट्राइब्यूनल नहीं है। सर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बहुत ही सिंपल सा एक बात बोलता है कि क्यों कोर्ट के इतने चक्कर मारने। कोर्ट के पास वैसे ही बहुत सारी फाइलें, अब कोर्ट के पास इतनी सारी फाइलें हैं तो अब क्या करें। सर आप एक काम करो ना, अगर 2 जनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो तीसरे को अपॉइंट कर दो एज अ आर्बिट्रेटर। अब हमने इसको अपॉइंट कर दिया एज अ आर्बिट्रेटर, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा होगा तो कौन डिसीजन सुनाएगा, आर्बिट्रेटर। और अगर हम आर्बिट्रेटर के डिसीजन से सहमत नहीं है तो हम जाएंगे किधर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो सर ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना, ये भी सर्विसेज दे रहे हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में
10 लाख 20 लाख से ज्यादा है तो उस केस में भी क्या लगेगा, आरसी। ठीक है राजा, ये तो सिर्फ अपन पढ़ते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ मत पढ़ा करो। शार्क टैंक का आज तुम घर पे जाके एक बिजनेस आइडिया देख के ना, मेरे को, मैं खुद शॉक हो गया। बोला भाई अपन इतने सालों से पढ़ाते, अपने दिमाग में क्यों नहीं सूझा। सिर्फ आज घर जाके एक चीज यूट्यूब पे सर्च करना, शार्क टैंक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। भाई उन्होंने इसका बिजनेस बनाया है करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए का क्या बना है बिजनेस, सिर्फ एक वर्ड पे। वो वर्ड क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। उन्होंने क्या करा, एक ऐप बनाई, उस ऐप में जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, वकील हैं, उनको डाला। फिर बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनसे थोड़ी बहुत क्या ली, फीस ली। अब उन दोनों को मिलाने का क्या करा, काम करा एज अ ब्रोकर, क्योंकि भाई हम दोनों को दिक्कत आएगी ना आर्बिट्रेटर को ढूंढने में। तो पता नहीं कितने करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने कर लिया बस इस वर्ड पे, डेट इज व्हाट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का। बेटा तुम क्या मोबाइल देख रहे हो, जाओ जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अगली सर्विसेज है हमारी कौन सी राजा, स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप की अभी तो कुछ मजा नहीं आया, पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, एक लड़की ऐसे घूर के मेरे को देख रही थी, मैंने बोला इधर, तो फिर उसने यूं देखा और उसका मुंह नीचे करा। मैं बेटा तुम ये क्या कर रही हो पढ़ाई, बोले सर जाओ जाके ड्रीम 11 पे टीम में। तो यार सुनो ध्यान से, सर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, वाइट हैट, बाइजू, अरे यार इसको तो हटाना था यार, शिट। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाइजूस का नाम लिया और मोहित सर हाँ। अरे यार देखो मनोज सर ने लेट छोड़ी थी ना। भाई कोर्स लेट हो जाएगा तो फिर ठीक है। भाई 5-10 मिनट नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाएंगे तो फिर पूरा आधा घंटा ही पढ़ाएंगे, 5-10 मिनट कहाँ से पढ़ाएंगे। चलो सुनो सर, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज सबसे पहले समझना स्पॉन्सरशिप होता क्या है। और सपोज करो एक कोचिंग है जिसका नाम है क्या, नई बिल्डिंग में आने के बाद भी पेस में बच्चे नहीं आ पाए। अरे पेस ने सोचा यार आखिरकार हम में ऐसी क्या कमी है जो बच्चे नहीं आ पा रहे। मैंने बोला यार पेस आए प्रेरक सर मेरे पास, बोले सर सब करके देख लिया, पूरा पूरा दिन एसी चला के देख ली सर, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे। मैंने बोला देखो पेस तुम्हारी मार्केटिंग बहुत थर्ड क्लास है, ऑटो के पीछे मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होता है। प्रेरक सर ने बोला ओ ऐसी बात, मैंने बोला हाँ ऐसा कुछ नहीं। तो प्रेरक सर ने बोला फिर क्या करें। मैंने बोला देखो सर, देश में एक ही चीज है जो पूरी फैमिली मिलके देखती है, दैट इज व्हाट, आईपीएल। मैंने बोला देखो अपने आईपीएल में बहुत पहचान है, आप बोलो तो चौके छक्के के बोर्ड पे क्या लगवा दो, पेस इस बार 400 पार, ऐसा करके लिखवा भी देता हूँ। प्रेरक सर ने बोला ये सब फ्री में होगा। मैंने बोला यार प्रेरक सर ऐसी मजाक की बात मत करो, 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 2 करोड़। सर एक बात बताओ, कौन पैसे दे रहा है, आईपीएल। तो सर यहाँ पे कौन सप्लायर हुआ और कौन रेसिपिएंट हुआ, आईपीएल होगा कौन, और पेस होगा कौन, रेसिपिएंट। अच्छा सर आईपीएल करेगा क्या, अरे आईपीएल कुछ नहीं करेगा, जैसे लगा चौका इसी दूरी के साथ पेस है ना, तो जैसे चौका लगेगा एडवर्टाइजमेंट होगा किसका, पेस का। जैसे ही विकेट होगा तो विकेट होने का रीजन पेस नहीं है, अगर आप पेस ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका भी ऐसे विकेट गिर सकता है। ठीक है, अब दूसरी कोचिंग थोड़ी आएगी पर इनडायरेक्टली दूसरी कोचिंग का बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा ना यार। तो ऐसे अपन ने समझा दिया कि चौका हो छक्का हो विकेट हो, और अगर हीट विकेट हो तो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका हिट विकेट भी हो सकता है। तो प्लीज ज्वाइन व्हाट, पेस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से भाई, 2 करोड़ तो ठीक है, क्या जीएसटी माफ या नहीं,
सर हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, पर आईपीएल इज बिजनेस, प्योर प्योर बिजनेस भाई, बिजनेस भी नहीं, प्योर सट्टा मार्केट। आईपीएल प्योर बिजनेस। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी मतलब जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे तो सब शुरू हो गए, कोई चेन्नई को रिप्रेजेंट, कोई बैंगलोर को, कोई मुंबई को। अच्छा मजे की बात यह है कि जो चेन्नई को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से सारे प्लेयर में से एक भी प्लेयर चेन्नई का नहीं है, बस नाम बना दिया भाई। आईपीएल इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, आईपीएल इज अ अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो जीएसटी तो लगेगा, पर जीएसटी देगा कौन? आईपीएल जीएसटी देगा कि पेस जीएसटी देगा? तो भाई सप्लायर इज एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब होता है कोई भी पर्सन हो, प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो, फर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, एलएलपी हो, जो भी हो, सब जो भी पर्सन की डेफिनेशन में स्पेसिफाइड है। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन पड़ी होगी, वैसी डेफिनेशन जीएसटी में भी है पर्सन की। सारे लोग किस में आ जाते हैं? पर्सन। सर सर्विसेज दे किसको रहे? बॉडी कॉर्पोरेट। हु इज रेसिपिएंट? बॉडी कॉर्पोरेट। सर यहां पे कौन रेसिपिएंट है? पेस। और पेस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? हाँ सर पेस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आएगा कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और एक और चीज ऐड करिए, डेट इज व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। तो अगर रेसिपिएंट ये स्पेसिफाइड कैटेगरी का है, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, तो इस केस में आरसीएम लगेगा और पेस को जीएसटी चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? सर व्हाट इफ, सोच समझ के बताना, व्हाट इफ साहिल सर को भी सूझा कि क्यों ना अपन भी एडवर्टाइजमेंट कर दें? 2 करोड़ की बात नहीं है, पैसा तो बहुत है। तो अब हमने सोचा कि चलो, पर इस बार मैं कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे बस मेरा नाम पॉपुलर करना है, मुझे पेस वेस का नाम पॉपुलर नहीं करना। अब मुझे बताओ क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? राजा सुनना ध्यान से, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कुछ नहीं है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कुछ नहीं है। सप्लायर इज एनी पर्सन, सप्लायर तो कौन है? हमारा आईपीएल। और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और ना ही पार्टनरशिप फर्म है। रेसिपिएंट कौन है? साहिल सर। एंड इंडिविजुअल। सर तो जीएसटी तो लगेगा? हाँ जीएसटी लगेगा। और कौन टैक्स देगा? आईपीएल। आईपीएल रजिस्ट्रेशन लेगा किसमें? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं